बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ को। और आज के जो प्रश्न होने वाले वो हैं कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुली सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? अगर आप थोड़े भी सीरियस स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन फर्स्ट है एरिस्टोटल, रुडॉल्फ बर्काउ, सियोडर स्वान या स्लाइडेन। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रुडॉल्फ बर्काउ। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से सूत्रकणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? पहला है सूत्रकणिकी अधात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन बी, वायु झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों की एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए परागम्य है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्लियों से अंतर स्थापित होते हैं। ऑप्शन डी, आंतर झिल्लियों अंतर्वलनों के साथ स्वनिलित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का, वो हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। पहला है क्रमशः यम भुजा एवं यन भुजा, यस भुजा एवं यल भुजा, पी भुजा और क्यू भुजा, क्यू भुजा और पी भुजा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो होगा सी, क्रमशः पी भुजा और क्यू भुजा। प्रश्न संख्या 4, निम्न कोशिकांगों के युग्म से किस में डीएनए नहीं होता है? ऑप्शन है केंद्रक आवरण एवं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका एवं लयनकाय, क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानियाँ, लयनकाय एवं रसधानियाँ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा डी, लयनकाय एवं रसधानियाँ। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। लयनकाय अंतर्द्रव्य जलिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। लयनकायों में बहुत से जल अपघटी एंजाइम होते हैं। ऑप्शन सी, लयनकायों के जल अपघटी एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। लयनकाय झिल्ली में घिरी हुई संरचना है। ये नीट 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, लवणकाय अंतर द्रव्य जलिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। प्रश्न संख्या 6, केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है यह तर्क बनाने में भाग लेते हैं, यह भित्ति से घिरा होता है, विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिक होते हैं, यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। ये नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। प्रश्न संख्या 7, गाल्जी समृद्ध किसमें भाग लेता है? ऑप्शन है जीवाणु के श्वसन में, स्रावी पुटिकाओं के बनाने में, वसाम्ल के अपघटन में, अमीनो अम्ल के सक्रियण में। ये भी नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7वें का, वो हो जाएगा बी, स्रावी पुटिकाओं के बनाने में। प्रश्न संख्या 8, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? ऑप्शन है संकेत पेप्टाइड का विदलन, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन का वलन, फास्फोलिपिड का संश्लेषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8वें का, वो हो जाएगा डी, फास्फोलिपिड का संश्लेषण। ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। प्रश्न संख्या 9, गलत मिलान का चयन कीजिए। ऑप्शन है उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, यल आकारीय गुणसूत्र, एलोसोम लिंग गुणसूत्र, लैम्बरस गुणसूत्र, द्विपट युगली बहुपट्टी गुणसूत्र, एम्फीबियनों का अंडज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना का, ये हो जाएगा डी, बहुपट्टी गुणसूत्र एम्फीबियनों के अंडज। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है लयनकाय, राइबोसोम, हरित लवक, सूत्र कणिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, हो जाएगा डी, सूत्र कणिका। प्रश्न संख्या 11, बेमेल चुनिए। पहला है प्रोटिस्ट, ससीम केंद्री, मिथेनोजिन, प्राक केंद्री, गैस रसधानियां, हरित जीवाणु, बड़ी केंद्र की रसधानियां, जंतु जीवाणु, जंतु कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा डी, बड़ी केंद्र की रसधानियां, जंतु कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 12, गलत कथन चुनिए। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया में कशाम्बी कोशिकाओं का अभाव होता है। ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन सी,
जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ऑप्शन डी, रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं में गतिशील के लिए होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा डी, रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, हमसे गलत ही पूछा हुआ था, तो ये डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, मध्यकाय, लयनकाय या सूक्ष्मकाय। इसका जो सही उत्तर होगा 13 का, वो हो जाएगा सी, लयनकाय। प्रश्न संख्या 14, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। ऑप्शन है अर्ध स्वायत्त अंगक पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है, बी सही है लेकिन ए गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा पहला, ए सही है लेकिन बी गलत है। प्रश्न संख्या 15, सूक्ष्म नलिकाएं संगठित संगठक होते हैं। ऑप्शन है तार केंद्र को तर्क रूपी रेशो और क्रोमेटिन के। ऑप्शन बी, तारकायों न्यूक्लियोसोम और तार केंद्रकों के। ऑप्शन सी, पश्चबावों कसाबों और पराक्षिकायों के। ऑप्शन डी, तर्क रूपी रेशो तार केंद्रकों और पश्चबावों के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, हो जाएगा डी, तर्क रूपी रेशो तार केंद्रकों और पश्चबावों के। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? ऑप्शन है लयनकाय, केंद्रक, सूत्रकणिकाय, हरित लवक। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा पहला, लयनकाय। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है राइबोसोम, मध्यकाय, प्लाज्मा कला, केंद्रक आवरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा डी, केंद्रक आवरण। प्रश्न संख्या 18, कॉलमों के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो है वो मैच होगा थर्ड पे, स्ट्रोमा का चैप्टर जिल्मी कोश, क्रिस्टी बी जो है वो माइट्रोकांड्रिया, और सी सिस्टर्नी, ये जो होगा पहला, गोल्गी उपकरण की डिस्कनुमा कोश, और क्रोमेटिन डीएनए की संगठित संरचना। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 19, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। ऑप्शन है गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा सी, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, मध्यकाय, रसधानियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा, होगा पहला, राइबोसोम्स। प्रश्न संख्या 21, एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है, जो एकल प्रकार की एक लक से बना है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, अंतःस्थु तंतु, लेमिनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा बी, सूक्ष्म तंतु। प्रश्न संख्या 22, जल में रखी कोशिका का परासरणी फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका, रसधानी, लवक या राइबोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, हो जाएगा बी, रसधानी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। फटाफट हम मैच कर लेते हैं। पहला जो है तारक केंद्रक, ये जो है फोर्थ, पश्चाम या कसाब की आधार, और पर्ण रहित बी, थैलाक्वाइड, क्रिस्टी, सूत्रकणिका में अंतःवलन, राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल। तो चलिए फटाफट हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? ये आपको डायग्राम ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना, गोल्गी उपकरण, प्रोटीन संश्लेषण, गोल्गी उपकरण, ग्लाइकोलिपिड का बनना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा डी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न संख्या 25,
गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अवशोषण में तथा उसके रासायनिक ऊर्जा में बदल जाने देने में। ऑप्शन बी प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेटों के पाचन में। ऑप्शन सी ऊर्जा के हस्तांतरिकारी अंग के रूप में। ऑप्शन डी ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइलेशन में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा डी, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइलेशन में। प्रश्न संख्या 26, वसा का संश्लेषण का स्थल क्या है? ऑप्शन है RER, SER, सिम्प्लास्ट, केंद्रक द्रव्य। इसका जो सही उत्तर होगा 26 का, वो हो जाएगा बी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। प्रश्न संख्या 27, इसर्सिया कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता? ऑप्शन है राइबोसोम, गुणसूत्र संगठना, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, हो जाएगा डी, कोशिका झिल्ली। प्रश्न संख्या 28, राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है? पहला ऑप्शन है प्राक केंद्र की राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जिसमें यस अक्षर अवसादन गुणांक बताता है। ऑप्शन बी ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों के बने होते हैं। ऑप्शन सी यह केवल सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन डी ये कुछ RNA में स्व संबंधी इंट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का, हो जाएगा बी, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न संख्या 29, कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली को पार करने में सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयन की गति निष्क्रिय अभिमन द्वारा होती है। ऑप्शन सेकंड, कोशिका झिल्ली में 60 से 70% भाग प्रोटीनों का बना होता है। ऑप्शन सी, लिपिड एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके ध्रुवीय सिरे में भीतरी भाग की ओर होते हैं। ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने रखा था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने रखा था। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? ऑप्शन है राइबोसोम, पराक्सीसोम, ER या मीजोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा पहला, राइबोसोम। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? पहला, थाइलेकाइड्स, चपटे झिल्लीदार थाइले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं। ऑप्शन बी, सेंट्रियोल, तारक केंद्र, सक्रिय RNA संश्लेषण के स्थान। ऑप्शन सी, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट कर होने वाले बड़े 18S के तथा साइटोप्लाज्म होने वाले छोटे 70S के होते हैं। ऑप्शन डी, लाइसोसोम लगभग 8.5 pH पर सर्वोत्तम सक्रिय। इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा पहला, थाइलेकोइड्स, चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टों की ग्रेना बनाते हैं। प्रश्न संख्या 32, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है? ऑप्शन है रसधानी, गाल्गी उपकरण, लवक या लाइसोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा बी, गॉल्गी उपकरण। प्रश्न संख्या 33, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में या राइबोसोम में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा डी, राइबोसोम में। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक झिल्ली तंत्र के भाग में के रूप में मान्य नहीं है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पराक्सीसोम या रिक्तिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा सी, पराक्सीसोम। प्रश्न संख्या 35, वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती हैं? ऑप्शन है जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या क्षार युग्म। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा सी, न्यूक्लियोसोम। प्रश्न संख्या 36, नीचे दिए गए चित्र माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को उसके 4 अंकित भागों ABCD सहित दर्शाता है। सुमिलित भाग का उसके कार्य के साथ चयन कीजिए। ये रहा डायग्राम और इसमें दिया हुआ है ABCD, अब ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। चलिए ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। भाग ए मैट्रिक्स श्वसन श्रृंखला एंजाइम के लिए मुख्य स्थल। ऑप्शन बी, भाग डी, बाहरी झिल्ली, विपाटन द्वारा अंतर झिल्ली की उपस्थिति। भाग बी, अंतर्वलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। भाग सी, क्रिस्टी एकल वैल DNA तथा अणु तथा राइबोसोम होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा सी,
भाग बी आंतरिक झिल्ली अंतर्वलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, प्रोटीन की जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर के अंत में प्रस्थापित होते हैं, ऑप्शन सी प्रोटीन की जो कार्बोहाइड्रेट की बनी एक द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, ऑप्शन डी फास्फोलिपिड की जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा पहला, प्रोटीनों की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? ऑप्शन है प्लास्टोक्यूनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मोडेस्माटा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, हो जाएगा डी प्लाज्मोडेस्माटा। प्रश्न संख्या 39, कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रिया स्थल कौन सा होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, केंद्रक या प्लाज्मा झिल्ली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा बी कोशिका द्रव्य। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है? ऑप्शन है डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 41, नीचे दिए गए आरेख में जो घटक ए बी सी डी नामांकित किए गए हैं वह साथ में दी गई सूची ए से एच से क्या क्या है उनकी सही संयोजी चुनिए। ए है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी, डी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, सी कोशिका द्रव्य, डी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई रुच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कोशिका रिक्ति या केंद्रक। घटकों का सही संयोजन है, ऑप्शन है यहाँ पे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा डी ई डी एच सी। प्रश्न संख्या 42, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जलिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है कहलाता है? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक जालक, प्लाज्मोलेमा, कोशिका कंकाल, थाइलेक्वाइड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, हो जाएगा सी कोशिका कंकाल। प्रश्न संख्या 43, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ऑप्शन है संलग्न कोशिकाओं के बीच संयोजन, कोशिकाओं के बीच लिग्निफाइड सिगमेंटेड परतें, संचलनी संरचनाएं, केंद्रक को प्लाज्मा लेमा से जोड़ती झिल्लियां। इसका जो सही उत्तर है 43 का, वो हो जाएगा पहला, संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन। प्रश्न संख्या 44, मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन है फास्फोग्लिसराइड, हेमीसेलुलोज, म्यूरेमिक अम्ल, कैल्शियम पैक्टेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, हो जाएगा डी कैल्शियम पैक्टेट। प्रश्न संख्या 45, अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण केवल इसके भीतर ही होता है? ऑप्शन है पेराक्सीसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोप्लास्टिडो में, ग्लाइकोसोम में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा डी ग्लाइकोसोम में। प्रश्न संख्या 46, राइबोसोम की दो उप इकाइयां किसके क्रांतिक आयन स्तर पर सन्निहित हुई रहती हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 47, पादप कोशिकाओं में रिक्तियां, पहला है कि झिल्लियां नहीं होती हैं तथा उसके भीतर हवा भरी हुई होती है, ऑप्शन बी की झिल्ली नहीं होती है उसके भीतर जल एवं उत्सर्गी पदार्थ भरे होते हैं, ऑप्शन सी झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर भंडारित प्रोटीन एवं लिपिड होते हैं, ऑप्शन डी झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 48, कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे स्तर पर लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि लिपिड नहीं कर सकते, ऑप्शन बी न तो लिपिड और न ही प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, ऑप्शन सी लिपिड और प्रोटीन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, ऑप्शन डी लिपिड प्राय फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि प्रोटीन नहीं कर सकते। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा डी लिपिड प्राय फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि प्रोटीन नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा
कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है? ऑप्शन है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का होगा डी, प्रोलीन। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक भीतरी और बाहरी झिल्ली होती है। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलाकॉइड झिल्ली में परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलाकॉइड गुहा होती है। ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलेकॉइड झिल्ली में परिसीमित एक भीतरी कक्ष थैलेकॉइड गुहा होती है। प्रश्न संख्या 51, जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है परमाणु स्तर, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर, कोशिकीय स्तर, जीव स्तर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा बी, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर। प्रश्न संख्या 52, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा हुआ है। बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए परागमय होती है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण श्रृंखला में एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। ऑप्शन सी भीतरी झिल्ली अत्यधिक कुंडलित होती है और अंतः वलनों में एक क्रम बन जाता है। ऑप्शन डी बाहरी झिल्ली एक छलनी जैसी होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण श्रृंखला में एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा था सही नहीं है, गलत पूछा हुआ तो गलत ही है। बाहरी झिल्ली में नहीं होते हैं, अंदर वाली झिल्ली में होते हैं। प्रश्न संख्या 53, कोशिकाओं के अध्ययन में एक मुख्य अध्ययन पद्धति इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास से शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता 200 से 350 नैनोमीटर होती है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 0.1 से 0.2 नैनोमीटर होती है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन विकिरण पुंज मोटे पदार्थों में से गुजर सकता है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के लिए पतले सेक्शन चाहिए। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज का इस्तेमाल होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य फोटॉनों के तरंगदैर्घ्य से बहुत अधिक होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा आपका पहला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 54, पश्चिम भाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पश्चिम भाव का संगठित विस्थापन कैल्शियम के झिल्ली पर प्रभाव द्वारा नियंत्रित रहता है। पश्चिम भाव रोम सदृश कोशिका उपांग होते हैं। ऑप्शन सी पछाम की सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन की बनी होती हैं। ऑप्शन डी पश्चिम भाव की दो एकल सूक्ष्म नलिकाओं को घेरा हुआ है, 9 दोहरी सूक्ष्म नलिकाएं की एक बाहरी वलय बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का, हो जाएगा पहला, पश्चिम भाव पर संगठित विस्पंदन कैल्शियम आयन की झिल्ली के पार प्रवाह द्वारा नियंत्रित रहता है। प्रश्न संख्या 55, सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है गुणसूत्र की ध्रुवी की ओर गति के लिए, कोशिका द्रव्य विदलन के लिए, विनिमय के लिए या अनुलेखन के लिए। इसका जो सही उत्तर हो 55 का, हो जाएगा पहला, गुणसूत्रों की ध्रुवी की ओर गति के लिए। प्रश्न संख्या 56, व्यापक रूप से स्वीकृत तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली अर्ध तरल होती है, जहां लिपिड तथा समाकलन प्रोटीन यादृच्छिक के रूप में विचरण कर सकते हैं। हाल ही में वर्षों में इस मॉडल में अनेक प्रकार के रूपांतरण किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियां भी कर सकती हैं। ऑप्शन बी अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर पूर्णतः अंतः स्थापित बने रहते हैं। ऑप्शन सी कोशिका झिल्लियों के भीतर प्रोटीन लिपिड द्विपरत में चल सकते हैं। ऑप्शन डी प्रोटीन झिल्लियों के कुछ भागों में से परिसीमित बने रहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियां भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ था सही नहीं, थे गलत कथन है, इसलिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ग्रेना में, पायरेनॉइड में, स्ट्रोमा में या ग्रेनम तथा स्ट्रोमा दोनों में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, हो जाएगा पहला, ग्रेनम में। प्रश्न संख्या 58, एक विद्यार्थी का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसमें 10x आईपीस तथा 45x ऑब्जेक्टिव है से कोशिका संरचना का अध्ययन करता है। सर्वाधिक संभव विभेदन प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश से अध्ययन की जाने वाली वस्तु को
प्रदीप्त करना चाहिए? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या नीला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीला। प्रश्न संख्या 59, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एटीपी संश्लेषण का रसोपरसारणी सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है झिल्ली विभव, पोटेशियम आयनों का संचय, प्रोटॉन प्रवणता, सोडियम आयनों का संचय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का वो होगा सी, प्रोटॉन प्रवणता। प्रश्न संख्या 60, वो कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए नए संश्लिष्ट प्रोटीनों का रूपांतरण करना है, उन्हें उनके लक्ष्य स्थानों पर मार्ग प्रदान करना है? ऑप्शन है अंतःप्रदवी जलिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का वो हो जाएगा पहला, अंतःप्रदवी जलिका। प्रश्न संख्या 61, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है भीतरी झिल्ली में, थैलेकॉइड में, स्ट्रोमा में या बाहरी झिल्ली में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा बी, थैलेकॉइड में। प्रश्न संख्या 62, सुकेंद्र की गुणसूत्रों के टीलोमरेज किन के छोटे छोटे अनुक्रमों में बने होते हैं? ऑप्शन है साइटोसिन 4, प्रचुर पुनरावृत्तों के एडेसिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के वानिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के थायमिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा सी, वानिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के। प्रश्न संख्या 63, कोशिकीय पूर्ण सत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है केवल जिम्नोस्पर्म कोशिकाओं द्वारा, सभी पादप कोशिकाओं द्वारा, सभी सुकेंद्र की कोशिकाओं द्वारा, केवल जीवाणु कोशिकाओं द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सभी पादप कोशिकाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 64, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजक मॉडल में ऑप्शन है ऊपरी परत अध्रुवी जल स्नेही होती है, ध्रुवी परत जल विरागी होती है, फास्फोलिपिड मध्य के एक द्विआड़ीय परत बनाते हैं, प्रोटीन एक मध्य परत बनाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का तो हो जाएगा सी, फास्फोलिपिड मध्य में एक द्विआड़ीय परत बनाते हैं। प्रश्न संख्या 65, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है केंद्रिक कोशिका द्रव्य, सूत्रकणिका, गालिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केंद्रिका। प्रश्न संख्या 66, किसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कसाबिका, तर्कजंतु, सेंट्रियोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 66, मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम या कॉपर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कैल्शियम। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है जैव अणु से, बायो मॉलिक्यूल्स। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? ऑप्शन है ग्लूट 4, ग्लूट 1, ग्लूट सेकेंड या ग्लूट थर्ड। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ग्लूट 4। प्रश्न संख्या 2, कौन केनेवेलिन एक क्या है? ऑप्शन है वड़क, एल्कलाइड, वाष्पशील तेल या लैक्टिन। ध्यान देंगे, नीट 2019 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लैक्टिन। प्रश्न संख्या 3, निम्न कथनों को ध्यान में रखिए। पहला कथन है सह एंजाइम अथवा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोस्टेटिक समूह कहलाते हैं। ऑप्शन बी, एक प्रोस्टेटिक समूह में बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। अब इसका जो है हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। ऑप्शन बी, दोनों ए और बी सत्य है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों असत्य है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों ए और बी असत्य है। प्रश्न संख्या 4, शकरा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोनिल और फॉस्फेट। ऑप्शन बी, कार्बोनिल और मेथिल। ऑप्शन सी, हाइड्रोसिल और मेथिल। ऑप्शन डी, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। ये नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। प्रश्न संख्या 5,
एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन फर्स्ट है एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस स एंजाइम। ऑप्शन बी होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस स एंजाइम। ऑप्शन सी स एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। और ऑप्शन डी होलो एंजाइम इक्वल टू स एंजाइम प्लस स कारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस स एंजाइम। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है? तो ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या लिपिड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी लिपिड। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? ऑप्शन है लाइगेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, लाइसोजाइम या राइबोजाइम। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा डी राइबोजाइम। प्रश्न संख्या 8, अधिकांश प्रोटीनों के त्रिविमीय वलन को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से किसकी बहुत कम संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट है जल भीरु पारस्परिक अभिक्रिया। ऑप्शन बी एस्टर आबंध। ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध। ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत पारस्परिक अभिक्रिया। ये भी नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी एस्टर आबंध। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्राफ का सही वर्णन करता है? ये ग्राफ आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में बी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में आंतरिक ऊर्जा अभिक्रिया। ऑप्शन बी ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की अनुपस्थिति में और बी के साथ एंजाइम की उपस्थिति में बहुऊष्मीय अभिक्रिया। ऑप्शन सी ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में आंतर ऊष्मीय अभिक्रिया। ऑप्शन डी ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का, वो हो जाएगा आपका डी ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है यूरेसिल एक पिरिमिडीन है। ऑप्शन बी ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमाइनो अम्ल है। ऑप्शन सी सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। ऑप्शन डी सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा बी ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत कथन पूछा हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एक ग्लिसरॉल और एक वसा अम्ल अणु का। ऑप्शन बी 3 ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल अणुओं का। ऑप्शन सी 3 ग्लिसरॉल अणुओं का और वसा अम्ल अणु का। ऑप्शन डी 1 ग्लिसरॉल अणु का और 3 वसा अम्ल अणुओं का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी 1 ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का। प्रश्न संख्या 12, आर्थ्रोपोडा का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? ऑप्शन है डी ग्लूकोसामीन। ऑप्शन बी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ऑप्शन सी लिपोग्लाइकेनों के। ऑप्शन डी कीरेटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का, हो जाएगा बी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित जैव अणुओं में से किस में फास्फोडाइस्टर बंड होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एक पॉलीसेकेराइड के मोनोसेकेराइड में। ऑप्शन बी एक पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो अम्ल में। ऑप्शन सी एक न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक अम्ल में। ऑप्शन डी एक डाइग्लिसराइड के वसा अम्ल में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी एक न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक अम्ल में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या राइबोज 5 फॉस्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सुक्रोज। प्रश्न संख्या 15, एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। ऑप्शन बी बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैल्योनेट द्वारा संदमन खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल से भिन्न है।
ऑप्शन डी मेलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा बी। बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता है। प्रश्न संख्या 16, काइटिन महाअणु। ऑप्शन है नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन बी फास्फोरस में पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन सी सल्फर में पॉलीसेकेराइड है। या ऑप्शन डी सरल पॉलीसेकेराइड है। ये नीट 2013 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, नाइट्रोजनी पॉलीसेकेराइड है। प्रश्न संख्या 17, अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन। प्रश्न संख्या 18, एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था रचना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षणिक परंतु अस्थिर। ऑप्शन बी अस्थायी परंतु अस्थिर। ऑप्शन सी क्षणिक और अस्थिर। या ऑप्शन डी अस्थायी और स्थिर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, हो जाएगा सी, क्षणिक और अस्थिर। प्रश्न संख्या 19, फास्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीत एक संतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। ऑप्शन बी ग्लिसरॉल अणु से एस्टरकृत एक असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। ऑप्शन सी ग्लिसरॉल अणु से एस्टरकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। या ऑप्शन डी फॉस्फेट समूह के एस्टरीकृत एवं संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे ग्लिसरॉल अणु भी संयोजित रहता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा सी, ग्लिसरॉल अणु से एस्टरीकृत एक संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिससे फॉस्फेट समूह भी संयोजित रहता है। प्रश्न संख्या 20, नीचे दिए गए 1 से 4 संरचनात्मक सूत्रों का वह कौन सा एक सूत्र है जिसमें मूलभूत अमाइनो अम्ल को सही प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, इसमें बेसिक अमाइनो अम्ल जिसमें दिखाया गया है इसको आपको पहचानना है। ठीक है, प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी चौथा, ये वाला सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए, गलत पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है एनाबिना तथा नॉस्टॉक स्वतंत्र अवस्था में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य होते हैं। ऑप्शन बी मूल ग्रांथियां बनाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकारक स्वतंत्र अवस्थाओं में वाई जीव की तरह रहते हैं। ऑप्शन सी फास्फोरस कोशिका झिल्लियां कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। ऑप्शन डी नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर स्वयं स्वपोषी होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा सी, फास्फोरस कोशिकाएं झिल्लियां कुछ न्यूक्लिक अम्लों तथा सभी प्रोटीनों का एक रचक होता है। प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण के सजीव ऊतकों में पाए जाने वाले एक प्रकार के छोटे आणविक भार वाले कार्बनिक यौगिक की एक श्रेणी निरूपित की गई है। दिखाई गई श्रेणी को पहचानिए तथा उसके भीतर यक्स लिखा गया घटक क्या है वो भी पहचानिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसका जो ऑप्शन है ये रहा, कोलेस्ट्रॉल, ग्वानिन, अमाइनो अम्ल, NH2, न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन या न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल। इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा डी, न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल। प्रश्न संख्या 23, पादप जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन या इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलेजन। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस एक जीव अणु को सही विशेषता दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है लेसिटिन कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला एक फास्फोरेलित ग्लिसराइड है। ऑप्शन बी पामेटिक अम्ल एक असंतृप्त वसा अम्ल जिसमें 18 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी एडेनिल अम्ल एडिनोसिन जिसके साथ एक ग्लूकोज फॉस्फेट अणु लगा होता है। और ऑप्शन डी एलिनिन एमाइनो अम्ल, इसमें एक अमाइनो समूह होता है तथा अणु के भीतर कहीं भी एक अम्लीय समूह होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा पहला, लेसिथिन कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले एक फास्फोरिलित ग्लिसराइड है। प्रश्न संख्या 25, नीचे दिए जा रहे दो कार्बन यौगिक की संरचनात्मक सूत्रों को
कौन सा एक संबंधित प्रकार के साथ सही पहचाना गया है? यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है और ये रहे ऑप्शंस। बी एडेनिन जो है एक न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक अम्लों को बनाता है। ए ट्राइग्लिसराइड ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। ऑप्शन सी बी यूरेसिल डीएनए का एक घटक और ऑप्शन डी ए लेसिथिन कोशिका झिल्ली का एक घटक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ए लेसिथिन कोशिका झिल्ली का एक घटक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक एंजाइम है जो मानव में दूध के पाचन में आरंभिक चरण को अंजाम देता है? ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला पेप्सिन। प्रश्न संख्या 27, नीचे दिखाए गए वक्र में 3 दशाओं पीएच, तापमान तथा क्रियाधार सांद्रण के संबंध में साथ ही एंजाइम क्रिया दर्शाई गई है। इसमें 2 अक्ष x से y क्या दर्शाते हैं? यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसके ऑप्शंस है x अक्ष और y अक्ष पे क्या दर्शाया गया। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम सक्रियता पीएच, तापमान, एंजाइम सक्रियता। ऑप्शन सी क्रियाधार सांद्रण, एंजाइम की सक्रियता या एंजाइम की सक्रियता, तापमान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा बी तापमान, एंजाइम सक्रियता। प्रश्न संख्या 28, नीचे दिए गए चित्र में एक एंजाइम द्वारा क्रियाधार का उत्पादन में परिवर्तित होना दर्शाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों ए से डी में से किसमें अभिक्रिया के 4 घटकों ए बी सी डी को सही पहचाना गया है? ये रहा डायग्राम और ये रहा ऑप्शंस। संक्रमण अवस्था पहला है विभव ऊर्जा, एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा और एंजाइम रहित संक्रमण ऊर्जा। ऑप्शन बी विभव ऊर्जा, संक्रमण अवस्था, एंजाइम रहित और एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला संक्रमण अवस्था, विभव ऊर्जा, एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा और एंजाइम रहित संक्रिय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 29, एंजाइमों से संबंधित नीचे दिए जा रहे कथनों में से 3 कथन सही है और एक गलत। बताइए गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है उच्च तापमानों पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं परंतु कुछ अपवाद जीवधारियों में 80 से 90 डिग्री के तापमान पर भी प्रभावकारी बने रहते हैं। ऑप्शन बी एंजाइम अति अनुविष्टित होते हैं। ऑप्शन सी अधिकतम एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं परंतु कुछ लिपिड होते हैं। और ऑप्शन डी एंजाइम को सर्वोत्तम क्रिया पर कर सकने के लिए अनुकूलतम पीएच चाहिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, हो जाएगा सी अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु कुछ लिपिड होते हैं। प्रश्न संख्या 30, पौधों में कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः स्टार्च के रूप में उनके भंडारण अंगों में मौजूद पाए जाते हैं। स्टार्च निम्नलिखित 5 गुणधर्मों में से कौन से गुणधर्म है जो एक उपयोगी भंडारण पदार्थ बनाते हैं? ऑप्शन पहला है आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। बी रासायनिक तौर पर अनअभिक्रियाशील होते हैं। सी प्राणियों द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। डी परासरण की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन ई प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित होते हैं। उपयोगी गुणधर्म इस प्रकार है ए सी और ई, ए और ई, बी और सी या बी और डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, हो जाएगा डी बी और डी। प्रश्न संख्या 31, आधुनिक डिटर्जेंटों में निम्नलिखित में से किसकी एंजाइम निम्नलिखित मौजूद होती हैं? ऑप्शन पहला है ताप अम्ल रागियों की, ताप रागियों की, अम्ल रागियों की या क्षारक रागियों की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी क्षारक रागियों की। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेलुलोज का एक प्रधान घटक होता है? ऑप्शन है सूडोमोनास, सेक्रोमाइसिस, पाइथियम, जेंथोमोनास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, हो जाएगा सी पाइथियम। प्रश्न संख्या 33, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होता है? ऑप्शन पहला है अल्फा कीटोग्लूटरेट, मैलेट, मेलोनेट या ऑक्जेलो एसीटेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी भी होगा और डी भी होगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रश्न संख्या 34, प्रत्येक सजीव जीवधारी की लगभग
58% समिति मात्र 6 तत्वों की बनी होती है। इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और। ठीक है, आगे हम लोग को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक ही भरना है। ऑप्शन पहला है कैल्शियम तथा फास्फोरस। ऑप्शन बी फास्फोरस तथा सल्फर। ऑप्शन सी है सल्फर तथा मैग्नीशियम। ऑप्शन डी मैग्नीशियम तथा सोडियम। इसका जो सही उत्तर है वो है बी फास्फोरस तथा सल्फर। प्रश्न संख्या 35। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ जुड़ा होता है उनकी क्रिया के लिए अनिवार्य होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है को एंजाइम, हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम या आइसो एंजाइम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला को एंजाइम। प्रश्न संख्या 36। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों के रचक खंड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक संयुक्त अणु होता है जो बना होता है। ऑप्शन पहला है बेस सकरा OH का। ऑप्शन बी बेस सकरा फॉस्फेट का। ऑप्शन सी सकरा फॉस्फेट का या ऑप्शन डी बेस सकरा फॉस्फेट का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा बी बेस सकरा फॉस्फेट का। प्रश्न संख्या 37। एंजाइमों, विटामिनों तथा हार्मोनों को जैविक रसायनों की अकेली श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये सभी। ऑप्शन पहला है आज के समय ये केवल सजीव जीवधारियों के शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। ऑप्शन बी ये उपचयी उपापचय बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी ये संयमी प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का हो जाएगा डी उपापचय के नियमन में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन से अमाइनो अम्ल सरलतम है? ऑप्शन है एलिनिन, एस्परजीन, ग्लाइसिन या टाइरोसिन। सही सही उत्तर हो जाएगा 38 का हो जाएगा सी ग्लाइसिन। प्रश्न संख्या 39। एंजाइम संदमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है स्पर्धी संदमन तब होता देखा जाता है जब कोई क्रियाधार किसी संदमनी प्रोटीन से बंधन बनाते हेतु किसी एंजाइम से स्पर्धा करते हैं। ऑप्शन बी अस्पर्धी संदमक अक्सर एंजाइम के साथ अनुत्क्रमणीय ढंग से बंधन बनाते हैं। ऑप्शन सी स्पर्धमी संदमन तब होता देखा जाता है जब क्रियाधार तथा संदमक की एंजाइम के सक्रिय स्थल के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। या ऑप्शन डी एंजाइम के अस्पर्धी संदमन को क्रियाधार की अधिक मात्रा पहुंचाकर निरस्त किया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी स्पर्धी संदमन तब होता देखा जाता है जब क्रियाधार तथा संदमक की एंजाइम के सक्रिय स्थल के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। प्रश्न संख्या 40। दो भिन्न एंजाइमों के उत्प्रेरक कुशलता की तुलना किसके द्वारा तुलना की जाती है? ऑप्शन है Km मान, अनुकूलतम pH मान, एंजाइम का आणविक आकार या उत्पादों का बनना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला Km मान। प्रश्न संख्या 41। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रचुर जैव अणु कार्बोहाइड्रेट किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है कुछ जीवाणु, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाएं। ऑप्शन बी सभी जीवाणु, कवक तथा शैवाल। ऑप्शन सी कवक, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाएं। ऑप्शन डी विषाणु, कवक तथा जीवाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कुछ जीवाणु, शैवाल तथा हरे पादप कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित एंजाइमों में से किस एक में तांबा अनिवार्यता एवं सक्रिय कारक के रूप में संबंधित होता है? ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, टायरोसिन या कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा सी टायरोसिनेज। प्रश्न संख्या 43। सजीव जीवधारियों के शरीर में गौण तत्वों की मुख्य भूमिका किस रूप में कार्य करने की होती है? ऑप्शन है एंजाइमों के सहकारक। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण अमाइनो अम्ल के सृजनकारी खंड। ऑप्शन सी हार्मोनों के रचक या ऑप्शन डी कोशिका संरचना के बंधक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला एंजाइमों के सहकारक। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सी अपचय शकरा है? ऑप्शन है गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड। ऑप्शन सी बीटा मेथिल गैलेक्टोसाइड या सुक्रोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला गैलेक्टोज। प्रश्न संख्या 45। लिपिड जल में अविलय होते हैं क्योंकि लिपिड के अणु होते हैं। ऑप्शन है जल स्नेही, जल प्रतिकर्षी, उदासीन या ज्यूटर आयंस।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जल प्रतिकर्षी। प्रश्न संख्या 46, एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे पहले काम आता है। ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज या ट्रांस एमाइलेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, नाइट्रोजिनेज। तो बच्चों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, G0 प्रवस्था में कोशिकाएं, ऑप्शन फर्स्ट है, कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं, या डी, कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। ये नीट 2019 में प्रश्न पूछा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है G1 यस G2 यम, ऑप्शन बी यम G1 G2 यस, ऑप्शन सी G1 G2 यस यम, और ऑप्शन डी यस G1 G2 यम। ये भी नीट 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, G1 यस G2 यम। प्रश्न संख्या 3, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रवस्था में आरंभ होता है। ऑप्शन पहला है पारगतिक्रम, द्विपट, स्थूलपट या युग्म पट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, द्विपट। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है। ऑप्शन ए है संघनन, केंद्रक झिल्ली विघटन, जीन विनिमय, पृथक्करण, अंत्य अवस्था। ऑप्शन बी संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्य अवस्था। ऑप्शन सी संघनन, जीन विनिमय, केंद्रक झिल्ली का विघटन, पृथक्करण, अंत्य अवस्था, और ऑप्शन डी संघनन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण, अंत्य अवस्था। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्य अवस्था। प्रश्न संख्या 5, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है तो निम्न से क्या घटित होगा। ऑप्शन ए गुणसूत्र संगठित नहीं होंगे, गुणसूत्र खंडित हो जाएंगे, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, गुणसूत्र भुजाओं का पुनर्योजन होगा। नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 6, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है। ऑप्शन है G2 प्रवस्था, यम प्रवस्था, यस प्रवस्था या जीवन प्रवस्था। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, यस प्रवस्था। प्रश्न संख्या 7, जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृतियन दिशाख रुक जाता है तब किस जांच बिंदु को प्रभावी रूप से सक्रिय करना चाहिए। ऑप्शन है यम G2 यम और यम दोनों, G1 यस या G2 यम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जी, G2 यम। प्रश्न संख्या 8, कॉलम फर्स्ट में दी गई अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को कॉलम सेकंड में दिए गए विशिष्ट लक्षणों के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। कॉलम फर्स्ट है यहाँ पे या कॉलम सेकंड दिया हुआ है, हमको मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। फर्स्ट जो है पैक्टिन, वो आ जाएगा आपका थर्ड पे, जीन विनियम होता है, और बी मेटाफेज ये आ जाएगा फोर्थ पे, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं, डाइकाइनेसिस सी जो सेकंड पे जाएगा, और जाइगोटीन पहले पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। प्रश्न संख्या 9, तर्क रूपी तंतु लगते हैं। ऑप्शन ए है गुणसूत्र के सूत्र केंद्र पर, ऑप्शन बी गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर,
ऑप्शन सी गुणसूत्र के अंत्यांश पर, ऑप्शन डी गुणसूत्र के काइनेटो कोर पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9वां का, वो हो जाएगा डी, गुणसूत्र के काइनेटो कोर पर। प्रश्न संख्या 10, कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है गुणसूत्र गति, सूत्र युग्मन, तर्क रूपी तंतु, केंद्रिका का विलोपन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, हो जाएगा बी, सूत्र युग्मन। प्रश्न संख्या 11, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनियम किस अवस्था में आरंभ होता है? ऑप्शन है युग्मपट, द्विपट, स्थूलपट, तनुपट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थूल पट। प्रश्न संख्या 12, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आप दिए हुए क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, कायमता का अंत, केंद्रिका का अदृश्य होना। ऑप्शन आप दिए हुए बी ए सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी ए या बी ए डी सी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, हो जाएगा पहला बी ए सी डी। प्रश्न संख्या 13, कोशिका चक्र में एस प्रवस्था में क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रहती है। ऑप्शन सी, गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है। या ऑप्शन डी, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। सही उत्तर होगा, हो जाएगा पहला, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। प्रश्न संख्या 14, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका का चक्र किस प्रवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C पर रहती है? ऑप्शन फर्स्ट है G0 और G1 फेज, G1 और यस, केवल G2 या G2 और यम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल G2। प्रश्न संख्या 15, रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में आवश्यक है? ऑप्शन है पैक्टिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन या डाइकाइनेसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का, हो जाएगा पहला पैक्टिन। प्रश्न संख्या 16, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मध्यवर्ती पट्टी, काइनेटोकोर, युगली या अक्ष सूत्र। ये नीट 2013 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा सी, युगली। प्रश्न संख्या 17, चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था का सही पहचान और उसकी सही विशेषता को चुनिए। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन फर्स्ट है टीलोफेज, केंद्र की आवरण दोबारा बन जाता है, गोल्गी समृक्ष दोबारा बन जाता है। ऑप्शन बी लेट एनाफेज, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी से दूर चले जाते हैं, गोल्गी समृक्ष नहीं होते। ऑप्शन सी साइटोकाइनेसिस, कोशिका पट्टी बन जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सतही कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। और ऑप्शन डी टीलोफेज, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम और केंद्रिका भी दोबारा नहीं बने होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, हो जाएगा डी, टीलोफेज, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम और केंद्रिका अभी दोबारा नहीं बने होते हैं। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए जा रहे आर्य की निरूपण में एक प्रकार की कोशिका विभाजन की एक विशिष्ट घटना होती हुई दिखाई गई है, बताइए यह कौन सी अवस्था है? यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए। ऑप्शन है मियोसिस के दौरान पूर्वावस्था, ऑप्शन बी मियोसिस के दौरान पूर्वावस्था सेकंड, ऑप्शन सी माइटोसिस की पूर्वावस्था, माइटोसिस की पूर्वावस्था एवं मध्य अवस्था दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, मियोसिस के दौरान पूर्वावस्था पहला है। प्रश्न संख्या 19, युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था सेकंड, पूर्वावस्था फर्स्ट या पूर्वावस्था सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगह सी, पूर्वावस्था फर्स्ट। प्रश्न संख्या 20, वह कौन सी अर्धसूत्रण अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटिड अपने गुण बिंदुओं से जुड़े रहते हैं? ऑप्शन पहला है मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड या पश्चावस्था फर्स्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चावस्था फर्स्ट। प्रश्न संख्या 21, माइटोसिस के विषय में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन पहला है एनाफेज में क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं परंतु कोशिका के केंद्र में बने रहते हैं। ऑप्शन बी
टीलोफेज में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर गति करने लग जाते हैं। ऑप्शन सी, गोल्जी समृद्ध तथा एंडोप्लाज्मिक जालक पूर्वावस्था के अंत में भी दृश्यमान बने रहते हैं। या ऑप्शन डी, मेटाफेज में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, मेटाफेज में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 22, मध्यावस्था में गुणसूत्र किसके द्वारा तर्क तंतु से जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए, गुणसूत्र बिंदु द्वारा, अनुषंगी द्वारा, द्वितीयक संकरण द्वारा, काइनेटोकोर द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा डी, काइनेटोकोर द्वारा। प्रश्न संख्या 23, नीचे दिए गए चित्र ए बी में कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं? ये आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं, इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे टीलोफेज मेटाफेज, बाद के एनाफेज प्रोफेज, या प्रोफेज एनाफेज, या मेटाफेज टीलोफेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बाद के एनाफेज प्रोफेज। प्रश्न संख्या 24, बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।